सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश परेशान है कोरोना को लेकर। चारों तरफ कोरोना या उसके लक्षणों से लोग पीड़ित हैं, लेकिन इस बीच बीते दिनों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहतर तो नहीं, लेकिन राहत भरे जरूर हैं। क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना 4 लाख को पार कर चुका था, वहीं बीते 3 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यह आंकड़ा लगातार नीचे आ रहा है और अब करीब 3.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा धीरे धीरे और नीचे आएगा और इसका असर यह हो रहा है कि प्रदेशों के अस्पतालों में बेड की मांग और ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी में काफी मामूली राहत भी दिख रही है। वहीं इस बीच अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन कंपनियों ने तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तीसरी लहर में छोटे बच्चों को प्रभावित होना पड़ सकता है और ऐसे में बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद बढ़ गई है कि तीसरी लहर आने से पहले ही बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच 18 से लेकर 45 साल के बीच के लोगों की जो उम्र वाले हैं, उनको लगने वाले टीके को लेकर राज्यों में नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का जो अभियान है बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र पर वैक्सीन बाहर भेजने का आरोप लगाया और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तो बड़ी बहस में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या भले घट रही हो, लेकिन उम्मीद से कई गुना अभी भी ज्यादा है। वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान चल रहा था वो भी प्रभावित हुआ है या हो रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या स्थिति है, क्या और क्या सुधार होने की ज़रूरत है। राज्यों के बारे में भी हम हाल जानेंगे, वहाँ पर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला वैक्सीनेशन को लेकर। क्या कहा गया, जवाब और सवाल सुनिए आप। कुछ बड़े अखबारों में 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, ये आधिकारिक नहीं है मगर सोर्सेस के माध्यम से मैं एक आम व्यक्ति के नाते ये कहना चाहूंगा, सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपाया, आप पढ़ सकते हैं कि आईसीएमआर इज रेडी टू ऑफर कोवैक्सीन नो हाउ टू अदर फर्म्स। जो आईसीएमआर है, जिसके पास ये फॉर्मूला है, जो लाइसेंस है, ये आईसीएमआर कुछ फर्म्स के साथ बातचीत कर रही है कि आप चाहें तो आप हमसे ये फॉर्मूला लें, आप बनाएं। और ये सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपा है। मैं इस पे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, मगर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, सारी कंपनियां हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस प्रकार का भ्रम कृपया करके मत फैलाइए। लोग रातों को सो नहीं रहे हैं, सारी इंस्टीट्यूट्स दिन रात लगी हुई हैं, किस प्रकार से एक भी हिंदुस्तानी को किसी प्रकार से आंच ना आए, किस प्रकार से वैक्सीनेशन बढ़े, इसमें हर कोई लगा हुआ है। मैं सिर्फ इतना गुहार करूंगा, अरविंद जी, मनीष जी, वोट की राजनीति बाद में होती रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी। संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वो कह रहे हैं कि अभी आरोप प्रत्यारोप का और कमी निकालने का समय नहीं है, सब मिलकर साथ काम करें और इस कोरोना की जो दूसरी लहर है इससे मिलकर लड़ना है, इसे मात देना है और फिर समय जब आएगा तो फिर हम लोग वोट की राजनीति भी करेंगे और चुनाव की राजनीति भी करेंगे। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त की स्थिति है वो स्थिति थोड़ी राहत भरी ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि जब एक समय था कुछ दिनों पहले तक जब टेस्टिंग हो रहे थे और 4 लाख से ज़्यादा मामले रोज आ रहे थे, अब उसमें कुछ कमी आई है, मामूली कमी आई है। लेकिन ये कमी अब एक तरह से राहत भरी इसलिए भी है कि अब उम्मीद ये किया जा रहा है कि संख्या अब जो संक्रमितों की है वो कम होती जाएंगी। अब इस पर हम धीरे धीरे कमांड कर लिए हैं, काबू कर लिए हैं, क्योंकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि करीब करीब देश भर में लॉकडाउन वाली स्थिति है। सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में एक तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और ये कहा गया है सख्ती से लागू करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, बिना वजह घर से बाहर न निकलें और ऐसी स्थिति में ये कमी
दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से जो अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो अब वो भी जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो उसमें भी कुछ कमी आई है। तो ये इस लिहाज से राहत भरी खबर है। लेकिन अभी भी जिस लिहाज से, जिस तेज़ी के साथ टेस्टिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए राज्यों में, वो जो आंकड़े हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो अभी उस लिहाज से नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल टेस्टिंग की ज़रूरत है और कई इस तरह के जो हैं लोगों की मौत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो गांव में फैलता जा रहा है, गांव में बड़ी संख्या में लोग अब संक्रमित हो रहे हैं। तो जब यकीन मानिए कि जब ये गांव की तरफ बढ़ेगा तो स्थितियां और भयावह होंगी। शहर में तो स्थिति अस्पताल हैं उस तरह से जहां पर लोग आ रहे हैं और बहुत हद तक उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन गाँव में स्थिति अभी भी बदतर हो जाएगी अगर वहाँ पर कोरोना की इस दूसरी लहर का कहर तेजी के साथ बरपेगा। तो इस पर भी कमांड करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जो वेरिएंट है B.1.617, ये WHO कह रहा है कि ये जो वेरिएंट है यही दुनिया के दूसरे देशों में तबाही मचा रहा है। भारत का ये वेरिएंट कहा जा रहा है, लेकिन इसका खंडन भारत सरकार की तरफ से किया गया कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के जो वेरिएंट हैं वो भारत में आए और भारत का जो एक वेरिएंट है वो मिला, तो 4 तरह के वेरिएंट हो गए। भारत का वेरिएंट अकेला नहीं है जो कि दुनिया के देशों में तबाही मचा रहा है। इस पर भारत ने ऑब्जेक्शन किया है। और साथ ही अभी कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बता रहे थे कि हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी तेज करने जा रहे हैं, गति प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ आप धोते रहिए, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, डबल मास्क लगाइए, मास्क बहुत ज़रूरी है। ये तो बताया जा रहा है कि ये तो हथियार है इस कोरोना की दूसरी लहर से जीतने के लिए, लेकिन साथ ही वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। वो एक शील्ड है जो आपकी रक्षा करेगा और उसके लिए अब तो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए इस टीकाकरण अभियान में उनको शामिल कर लिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में जो वैक्सीन्स हैं उसकी कमी होती जा रही है और उसकी जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि एक चुनौती है। लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, पता चल रहा है कि वैक्सीन नहीं है, वहाँ पर आज नहीं लगेगा टीका, लोग निकल जा रहे हैं। जिस सेंटर पर वैक्सीन है उस सेंटर पर लंबी लाइन लगी हुई है। कई सेंटर्स बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो हम ये भी आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वैक्सीन की जो किल्लत है, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन उस लिहाज से सही है कि आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है हम उस टारगेट को पूरा कर लेंगे। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है, एक दिन पहले अमेरिका से ये खबर आई थी कि वहाँ पर बच्चों को भी अब टीका लगना शुरू होगा। फाइज़र ने इसका इजाद कर लिया है, उनके लिए टीका बना दिया गया है, वैक्सीन बन गया है। तो वैसी परिस्थिति में भारत में भी ये सवाल उठ रहा था, क्योंकि भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और अगर ये तीसरी लहर आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होगा। तो बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है? तो अब ये तैयारी भारत की तरफ से भी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन ने दूसरे और तीसरे स्टेज की टेस्टिंग शुरू कर दी है, उसकी अनुमति उनको मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है और ये कहा जा रहा है कि अब इसकी टेस्टिंग जो होगी तो तीसरी लहर से पहले ये अब उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों को भी वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ जाएगा। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और जो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और वो लोग लगातार इस वेरिएंट से कैसे बचा जाए बता रहे हैं। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर से को कैसे मात दिया जा सकता है, उसके लिए वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बताया जा रहा है पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है, तो इसे राहत हम माने? आने वाले दिनों में दूसरी लहर पर काबू पाने की स्थिति में हम
आ रहे हैं या आ जाएंगे, ये माने हम? देखिए, मैं बता दूं आपको स्पष्ट शब्दों में, हमारी 19 स्टेट्स हैं और 10 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। सबके जो पीक्स हैं वो अलग अलग हैं। महाराष्ट्र का पीक होकर जा चुका है, दिल्ली का पीक भी शायद होकर जा चुका है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, इसमें वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, पंजाब है, ये काफी समय से खिंच रहे हैं, इनका पीक अभी शायद नहीं आया है। तो आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स हैं जिनमें की केसेस बढ़ के घटने शुरू हो गए हैं, कुछ केसेस में कुछ स्टेट्स में अभी भी पीक बढ़ चल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है। उसका हालांकि ये लॉकडाउन काफी सॉफ्ट लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन का जो लास्ट ईयर मार्च अप्रैल मई में हमारा लॉकडाउन लगा था, वो लॉकडाउन बहुत ही हार्श लॉकडाउन था, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। आपको याद होगा कि जब पिछला लॉकडाउन लोग था तो लोग फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर नीचे नहीं आते थे, हमारे घर में मेड्स नहीं आती थी, हमारे घर में ड्राइवर्स नहीं आते थे, हमारे घर में धोबी नहीं आते थे, हमारे घर में सब्जी बेचने वाला नहीं आता था। दैट मीन्स कि जो अब वाला लॉकडाउन है ये बहुत ही सॉफ्ट लॉकडाउन है, लेकिन इसका फायदा फिर भी मिल रहा है। जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पिछले कई महीनों से हम आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताते हैं, वो शायद कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर फॉलो अभी भी हमारे हिंदुस्तानी भाई फॉलो नहीं कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी कि मैं ये स्पष्ट कहूंगा कि थोड़ा सा गिरावट आई है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले तक हमारे केसेस 4 लाख के ऊपर चल रहे थे, अब हम 3.5 लाख के आसपास हैं। लेकिन मत भूलिए कि लास्ट पहली वेव में, हमारा पहली कोरोना वेव में हमने 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया था, वो हम 4.5 लाख की बातें कर रहे हैं। दैट वुड मीन कि हम 3.5 टाइम्स लोड झेल रहे हैं। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतने को झेल रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके शो देखने वाले को कहूंगा, मेहरबानी करके अपने आप को जैसे ही पता चले कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, घबराइएगा नहीं। 85 to 90% पेशेंट सिर्फ होम आइसोलेशन से अपने फैमिली फिजिशियन के टच से होते हुए मिनिमम मेडिसिन जिसमें कि पैरासिटामोल मेन आती है, कुछ एंटी एलर्जिक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पानी का अच्छा पीना, चाहे आप ताजा पानी पियो चाहे आप गर्म पानी पियो, थोड़ा सा फल जरूर खाओ, तो एक संतुलित आहार खाओ। मैं खुलेआम कहता हूँ 85 to 90% घर बैठे ठीक हो। इट इज ओनली द 10% रिमेनिंग, जिसमें बड़े बूढ़े होते हैं, लार्जली 60-70 प्लस वाले होते हैं, और वो होते हैं जिनको की कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। कोई अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई लंग फेलियर है, कोई लिवर फेलियर है, कोई किडनी फेलियर है, कोई और उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली डिसीज है। इन लोगों को अगर 6 दिन तक बुखार नहीं उतरता है, वो बुखार बढ़ता रहता है, इन्हीं लोगों को बायोकेमिकल टेस्ट चाहिए, जो आपने सुने होंगे, सीआरपी वगैरह सब चल रहे हैं। सीआरपी है, सीरम डी डाइमर है, कुछ दूसरे टेस्ट हैं, और उनको जो HRCT है, इन लोगों को चाहिए। होता क्या है, जैसे ही किसी को पता चलता है कोरोना का, वो सब कुछ अपना ऑक्सीजन को होल्ड कर लेता है, इंजेक्शन होल्ड कर लेता है। ये सब गलत है। बिल्कुल सर, हम आपके पास आते हैं। इस वक्त हमारे साथ नौशाद जुड़े हुए हैं, रांची से हमारे संवाददाता हैं। जरा झारखंड का क्या हाल है और वहां पर टेस्टिंग की क्या जो स्थिति है, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, संक्रमितों की संख्या का क्या आंकड़ा है, जरा बताइए नौशाद, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है वहां पर? और देखिए, बीते हम 2-3 दिनों की बात करें तो थोड़ा सा कमी आई है संक्रमितों का, और वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग में थोड़ी सी गिरावट आई है, और यही वजह है कि संक्रमित भी कम मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ मौतों का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 103 संक्रमित की मौत हो गई है, और अब तक 4000 से ज्यादा मरीज की मौत इस कोरोना वायरस से हो चुकी है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा रफ्तार जो है वो कम पड़ा है कोरोना में। जाहिर सी बात है कि इससे लगातार जो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, लोग अवेयर होते जा रहे हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन के भी काफी तेजी आई है, काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। 14 तारीख से 18 प्लस को वैक्सीनेशन देने की सरकार ने घोषणा की है, यानी 14 तारीख से ही 18 साल के जो व्यक्ति है उन्हें वैक्सीनेशन पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, वो माकूल नहीं है। आज भी हमें व्हाट्सएप के जरिए, चाहे फोन के जरिए फोन आते हैं कि फलाना अस्पताल में उन्हें बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटी चाहिए। इस तरह की स्थिति है। अभी हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में गिरावट जरूर आई है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, वो अभी फिलहाल कम नहीं होने का नाम ले रही है। हाँ,
अस्पतालों में थोड़े से लोड जरूर कम हो रहे हैं, डॉक्टर थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, और इसलिए राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि तमाम जो समाज सेवी संगठन है जी जी वो सामने आया है, वो आरएसएस का विंग हो, एनएसयूआई का विंग हो। चलिए, तो सारे ये एक लोग अच्छी बात है कि अब समाजसेवी संगठन भी, जो दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग भी अब सामने आ रहे हैं हेल्प के लिए, और वो लोग भी अपने तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो थोड़ा डॉक्टर्स के ऊपर जो एक प्रेशर था, बर्डन था, वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, झारखंड और रांची के बारे में बताने के लिए, वहाँ के हालात के बारे में बताने के लिए। ये बता रहे हैं नौशाद कि झारखंड में संख्या में कमी आई है, तो इससे थोड़ी राहत की बात ज़रूर है, जो कि डॉक्टर नरेश चावला साहब भी कह रहे हैं। सर, एक चीज़ और कि वैक्सीनेशन की बात चल रही है कि हम ये कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग करना है, हाथ धोते रहना है, मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना है, इस म्यूटेंट से बचने के लिए, इस वेरिएंट से बचने के लिए। ये एक बहुत बड़ा हथियार है, और खान पान और रहन सहन में भी बदलाव की ज़रूरत है, आप भी ये बता रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की भी बात कही जा रही है कि ये एक शील्ड की तरह हमें प्रोटेक्ट करेगा, और इसको लेना है 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए। अब तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में वैक्सीन की किल्लत भी एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि कई सेंटर्स, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वो बंद हो गए हैं, वहाँ पर है नहीं, कई राज्यों में है नहीं, प्रोडक्शन की कमी आ रही है। क्या जो अभी की स्थिति है, उस स्थिति से हम जो बड़ी आबादी है भारत की, उसको हम वैक्सीन दे पाएंगे, वैक्सीनेट कर पाएंगे? क्या आपका सुझाव है, क्या आपका अनुभव है? इसमें कोई शक नहीं है कि सेकेंड वेव तो चल ही रही है, इससे हम जूझ ही रहे हैं। प्रेशर स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज्यादा है। जितना वो नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं उससे ऑलमोस्ट 3 गुना है। उससे दिक्कतें थोड़ी चलेंगी। उससे बचने का एक ही उपाय है कि हमारे केसेस कुछ कम हो। केसेस कम 3 वजहों से हो सकते हैं। नंबर 1, हमारे देशवासी ये बात समझें, और जो उनका कोरोना प्रोटोकॉल्स है या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वही 5 बातें जो बार बार कह रहे हैं। और मैं दोबारा से अनिल जी से कहूंगा कि चाहे ये सेकंड वेव है या थर्ड वेव आने वाली हो, चौथी वेव भी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस चीज को, इस जीवन शैली को हम अपना लेंगे। अगर हम केसेस ही ज्यादा करते रहेंगे तो हम कहाँ से करेंगे? अब सुना जा रहा है कि ग्रामीण वासियों को भी, ग्रामीण भाइयों को भी अब होना शुरू हो गया है। तो आप सोचते हो ग्रामीण कितनी पॉपुलेशन है, हम कितनी टेस्टिंग करेंगे और कितना हम करेंगे? इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इसलिए सावधानी ही, कहते हैं कड़ाई ही, हमारा वैक्सीन अलग आएगी, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अलग है, और जो घर में बैठे अलग बैठेंगे, मास्क जरूर पहनिएगा, हैंड सैनिटाइज कीजिएगा, ये करिएगा। जहां तक आपने वैक्सीन की बात की, उस बात का जो आप अभी बता रहे थे कि थोड़ा आरोप और प्रत्यारोप है, हालांकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जो है उसके साथ काम चलाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का जो प्रेशर है बहुत बढ़ेगा। हमने भी 1 मई से 18 से 45 साल लोगों का जो वैक्सीनेशन खोला है, वो तो मसीह से भी स्टार्ट हुआ है। उनकी पॉपुलेशन 45-50 करोड़ है। वो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा जो वेव है जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं, सितंबर, उम्मीद नहीं कर रहे, डर रहे हैं, वो सितंबर अक्टूबर में आ सकता है। उसमें वो लोग हैं जो कि बच्चे हैं, जो कि 18 से कम वाले हैं, उनका वैक्सीनेशन तो हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपना वैक्सीनेशन बढ़ाएं। इससे जो हमें हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी, उसी से हमारे बच्चे बचेंगे। अदरवाइज, अगर पहले कहा जा रहा था जुलाई के अंत तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे थे, तो अभी तो हमने, आज तक भी डॉक्टर हर्षवर्धन इन्फॉर्म कर रहे थे, अभी तक हमने 17 करोड़ 55 लाख लोगों को लगाया है। जबकि अभी हम काफी पीछे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बात को ऑगमेंट किया जाए, जहाँ प्रोडक्शन चल रही है वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, जहाँ लॉजिस्टिक्स कम है वो किया जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारी नेशनल सरकार, राज्य सरकारें, हमारी एनजीओ, हमारी एनजीओ, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोरोना वॉरियर्स, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख डॉक्टर लगे हुए हैं, तो 850 डॉक्टर मर भी चुके हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने इलाज के लिए मना किया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने सर, और प्रेशर भी है, और उस प्रेशर में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हम आपके पास आते हैं सर, जरा मुंबई और महाराष्ट्र का हाल जान लेते हैं। हमारे सहयोगी हरीश तिवारी भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, जरा बताइए, WHO ने कहा कि पीक
तभी माना जाए जब 5% का जो पॉजिटिविटी रेट हो उसमें नीचे गिरावट आए। महाराष्ट्र में करीब करीब ये स्थिति है, जो 26% के करीब आसपास था अब 20% के आसपास आ गया है। तो ये माना जा रहा है कि अब बहुत हद तक काबू पा लिया गया है इस दूसरी लहर पर, महाराष्ट्र में या मुंबई की अगर हम बात करें तो। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो सख्त लॉकडाउन के बावजूद बुलढाना, यवतमाल और वर्धा और नासिक की बात करें तो वहाँ पर जो है कोरोना मरीजों की संख्या लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और शहरों की बात करें तो शहरों में इससे काफी प्रतिबंध लगाया जा चुका है और आज इसी मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक चल रही है और उसमें एक अहम फैसला भी लिए जाने वाला है कि आखिरकार लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है 15 मई से आगे बढ़ाई जाएगी तो कितनी बढ़ाई जाए और कितना सख्त किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र देखा जाए तो पूरे देश की अगर हम बात करें अपने तो वहाँ पर सबसे अगर ज्यादा मरीजों की संख्या यहाँ पर हुआ करती थी और पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो 15 से 20 दिन पहले के अगर रिकॉर्ड देखें तो 65,000 से 70,000 मरीज महाराष्ट्र से आते थे और वहीं मुंबई में 10 से 12,000, लेकिन आज इसकी संख्या काफी कम हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 41 से 42,000 हो गए हैं मरीजों की संख्या कोरोना पॉजिटिव, और मुंबई की बात करें तो 1717 मरीज केवल आ पाए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है और इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया है। और वही दूसरी तरफ तीसरी वेव को लेकर के भी काफी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। उद्धव ठाकरे ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी जिला के अधिकारी हैं और वहाँ के तहसीलदार हैं उनसे भी बातचीत की और उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह की वेव आती है तो उसके लिए दवाई और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बेड जो है तैयार होना चाहिए। वही दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है महाराष्ट्र में इस समय बहुत धीमे स्तर से चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 प्लस से 44 साल के लोगों को जो वैक्सीनेशन देने की बात कही गई थी उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दिया गया। कोवैक्सीन जो यहाँ पर आने वाली थी वो जितनी आने वाली थी वो नहीं आ पाई गई है और महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि जो पहले के एक डोज लगवा चुके हैं तो दूसरा डोज जिन्हें लगवाना है वो 45 दिन से अगर ऊपर उनकी प्रक्रिया होती है तो उन्हें डोज लगाना उनका जरूरी है। और इसी कारण से 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन का जो है प्रक्रिया रोक करके 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो आप लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर शुक्रिया हरीश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में बताने के लिए। तो एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले था कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए और 60+ जो कि दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए, उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल किया गया और फिर अब 18 साल से 44 साल के लोगों की, यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं इस वक्त भारत में उनको इस टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया गया है, उनको टीका लगवाना है। लेकिन हमारे पास उतनी आपूर्ति नहीं है, उतना प्रोडक्शन नहीं है और इसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब, जो नरेश चावला साहब, कि पहली डोज वो ले चुके हैं और दूसरा डोज उन्हें लेना है, लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई हैं, कमी ऐसी दिखाई दे रही है वैक्सीन की कि अब सरकार को ये कहना पड़ा कि नहीं, जिन लोगों को दूसरा डोज लेना है उनको ज़रूर प्राथमिकता दें। ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है। देखिए, ये सच है कि हमारा वैक्सीनेशन थोड़ा स्लो चल रहा है और हमारा जो जरूरत है बहुत ज़्यादा है। अब प्रेजेंट मैं तो चाहूँगा कि हमारा सितंबर अक्टूबर तक जब हमारे बच्चों से तीसरा वेव आएगा उससे पहले कम से कम हम 55-60 करोड़ लोगों को दे दें। तो लोग कैसे दे दें? तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार अपनी तरफ से काम करे, केंद्र की सरकार, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर एक माफी चाहेंगे आपको रोकते हुए। सर एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये दो कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं, प्रोडक्शन उनका जो है एक सीमित दायरे में ही है, एक लिमिटेड प्रोडक्शन उनका हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो एक बात उठ रही है कि वो अपना सार्वजनिक कर दें जो बनाने की विधि है और उसके आधार पर दूसरी कंपनियां भी उसको बनाएं, ये क्या पॉसिबल हो सकता है? तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ गई है,
थोड़ा सा सब काम को ना थोड़ा ऑगमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे विचार में जैसे कि सेम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं मिस्टर पूनावाला, उस टाइम लंदन गए हुए हैं, उन्होंने कुछ भी लगाए थे कि मेरी जान पे खतरा है, मैं एकदम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो इन सब इन चीजों को थोड़ा सा हल्का सा गवर्नमेंट को इंटरवीन करके इनको कुछ और प्राइवेट प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। देखो इस टाइम देखो देश का हर इंसान करवा रहा है, चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, सबकी डिमांड ज्यादा है। और आजकल हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग राइट कॉन्शियस हो गए हैं, वो डिमांड करते हैं। बिल्कुल यही है, यही स्थिति है। जरा जयपुर चलते हैं। प्रशांत अवस्थी हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जरा बताइए कि राजस्थान का क्या हाल है। दावे तो वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के मुताबिक एक ये कि जो टेस्टिंग है वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। 10 लाख पर करीब 500 550 के आसपास ही टेस्टिंग हो पा रही है। क्या स्थिति है वहां पर टेस्टिंग की हम बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, और इलाज, बेड और ऑक्सीजन अस्पतालों की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, जितने दावे किए गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कि वहां पर टेस्टिंग कुछ ही दिनों में 1 लाख हो जाएगी, और पहले जब फर्स्ट फेज आया था कोरोना का तब 60,000 पर डे टेस्टिंग के दावे किए जाते थे। लेकिन अगर आप आकलन देखें और जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास रोज आती है उसमें साफ साफ नजर आता है कि 25,000, 30,000 और 35,000 से ज्यादा जो जांचें हैं वो नहीं की जा रही थी। अब मैं एक अपडेट देना चाहूंगा आपको सबसे पहले कि देखिए, रशिया से और चाइना से हम ऑक्सीमीटर मंगा रहे हैं और साथ में हम ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे हैं जो वाकई जनरेट भी करेंगे ऑक्सीजन, और छोटे स्तर पर हर पेशेंट के बेड के बगल में लगा दिए जाएंगे। तो ये एक बेहतर कवायद की जा रही है। और उसी के साथ आज एक आदेश आया स्वास्थ्य विभाग से। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को और प्राइवेट अस्पतालों को जो संसाधन मुहैया किया जा रहा है उसके साथ उनको ये हिदायत दी गई है, आज ही आदेश जारी हुआ है कि आप अपने बेड में 50% उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइप लगाएं, जिससे कि स्थिति बद से बदतर होगी तो आपको भागना नहीं पड़ेगा। और ये उन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए है जिनकी संख्या 60 बेड की या उससे ज्यादा है। वहीं जो आपने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वैक्सीनेशन किस स्तर पर हो रहा है, लेकिन यहां हमें समझने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन में पूरे देश में रजिस्ट्रेशन खुद व्यक्ति करता है, आपको सेंटर जाना पड़ता है और उसके बाद वैक्सीनेशन होता है। और उसके जो राजस्थान है वो अव्वल नंबर पे चल रहा है अभी तक, यानी सबसे ज्यादा वैक्सीन कराने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। और इसके लिए पहले भी बहुत ज्यादा वाहवाही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ऊपर ले चुके हैं। लेकिन समझना यह है हमको कि हमने लगातार बीजेपी को कोसा या मोदी को कोसा है, लेकिन अपने राज्य में आपने क्या किया है? ठीक है, पहली बहुत अच्छी बात है। ये वैक्सीनेशन की बात हो रही है, कई राज्य रोना रो रहे हैं, लेकिन उसमें राजस्थान जो है अभी भी अव्वल है और इस चुनौती को उसने स्वीकार किया है और बड़ी ही बेहतरीन ढंग से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत अवस्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी चलते चलते डॉक्टर चावला, आपसे क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, जब दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने वाली है, वैसी स्थिति में क्या उन्हें आप एक लाइन में अगर सजेस्ट करना चाहें, सुझाव देना चाहें या उनसे अपील करना चाहें? एक ही अपील, सब किस्म की जितनी वेव्स आते हैं, अगर आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करोगे, घर में बैठोगे, भीड़ में नहीं जाओगे, हैंड सैनिटाइज करोगे, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, आप बचे रहेंगे। सरकारों को इतना ही है कि वैक्सीन प्रोडक्शन अगर देश में कम हो पा रही है तो इंपोर्ट करो। जो प्राइवेट प्लेयर्स बाहर के हैं, विदेशों के हैं, वहां से वैक्सीन हमारी जरूर आनी चाहिए। इसके बिना हम तीसरी लहर में बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। तो जैसे मर्जी करो, वैक्सीन डेली कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 लाख लगनी चाहिए, जो अभी सिर्फ 24 लाख है आज का। में बढ़ाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। लोगों से जो आपने अपील की, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार भी आपकी अपील को सुनेगी और उस पर अमल करेगी और उस पर विचार करेगी, और साथ ही जो लोग हैं उसको भी आप की अपील को मानेंगे। तो घर में रहिए, बिना ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए, मास्क ज़रूर लगाइए और बार बार हाथ ज़रूर धोते रहिए, हाथ ज़रूर सैनिटाइज कीजिए। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि बच्चों के लिए भी अब टीका बनाने की कवायद शुरू हो गई है। उसकी दूसरी और तीसरी स्टेज की टेस्टिंग के लिए अनुमति मिल गई है। कोवैक्सीन को एम्स में, दिल्ली के एम्स में ये टेस्टिंग की जाएगी। तो एक अच्छी खबर इन सब के बीच ये है कि तीसरी लहर से भी हम लड़ने के लिए अपनी तैयारी हमने शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी। हम पैनल में डॉक्टर
नरेश चावला जी और हरीश तिवारी, नौशाद और प्रशांत अवस्थी आपका भी। तो आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। सारा